चलो छोटू, हम लोग आज प्रीवियस क्लास में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। अब चलो, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ में बोलता है एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये तुम्हारा कॉपी हो गया, इसको आपने 10 न्यूटन से पुश किया, तो ये आपका कॉपी भी आपको 10 न्यूटन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, अब चलो इसमें दो बातें बताते हैं, एक्शन और रिएक्शन। अब देखो, जो एक्शन और रिएक्शन है ऑलवेज एक अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो तुम्हारा एक्शन और रिएक्शन है हमेशा इनका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि देखो, आपने मान लो कि ये कॉपी है, इसको फिर से बताते हैं, इसको आपने अब की बार 100 न्यूटन से पुश किया, तो ये जो आपका कॉपी है आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश किया, तो आपका जो कॉपी है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स से क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, अब देखो, जो अभी इस नोट में हमने बताया कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट होता है, तो ये ध्यान रखना कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक्शन और रिएक्शन है हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ में कि ओवरऑल एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, और एक्शन रिएक्शन जो होता है हमेशा अपोजिट होता है। एक्शन होगा रिएक्शन का जस्ट अपोजिट, और ये हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे नो, ठीक है, तुमको पता चलेगा उस टाइम। ठीक है, अब चलो इनका एग्जाम्पल करते हैं। गन अप्लाइज फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू विच इट मूव अहेड by Newton third law, bullet will also apply same force on gun in backward direction, so gun move in backward direction। बोला है कि देखो, एक्चुअल में जब भी आप सुने होंगे कि आप जब भी फायर करते हो, बुलेट फायर करते हो गन से, तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो गन है बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है। तो जितना फोर्स से बुलेट को आपका गन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो सेम अमाउंट में जो आपका बुलेट है वो गन को क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पर एक चीज देखो, जो आपका फोर्स गन बुलेट पे लगा रहा है वो हुआ एक्शन, और जो बुलेट आपका गन पे लगा है वो हुआ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, रिएक्शन के चलते, बुलेट के रिएक्शन फोर्स के चलते आपका जो गन है बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क मारता है। ठीक है, कभी आप फायर करोगे कभी किसी बुलेट को, तो एक चीज फील करोगे कि जो भी आप जैसे ही आप फायर करोगे तो आपका जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क मारेगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा कि आपका जो गन है सबसे पहले बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, तो जितना फोर्स उसने बुलेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो उसका ये हुआ तुम्हारा एक्शन, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन। तो जो रिएक्शन फोर्स हो रहा है उसके चलते आपका जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। एक चीज और होता है, मैन पुशेज द बोट इन बैकवर्ड डायरेक्शन बाई न्यूटन थर्ड लॉ, बोट पुशेज द मैन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे मान लो कि आप कभी कभी होता है कि नदी के किनारे पे नाव पे खड़े हो, आप ट्राई करते हो कि हम उछल के क्या जाएं, किनारे से नाव से उतर के क्या जाएं, किनारे पे आ जाएं, तो आप क्या करते हो, अपने पैर से आप जो भी नाव होता है आपका, आप नाव को क्या करते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो, तो नाव आपको क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, जिसके चलते आप क्या आ जाते हो बैंक पे, और नाव क्या हो जाता है, पीछे की तरफ मतलब चलना स्टार्ट कर देता है कुछ दूर। अब ऐसा नहीं कि बीच में नहीं चला जाएगा। ठीक है, हल्का सा देखोगे, जब भी आप ये नाव होगी तो आप क्या करोगे, देखो आप ऐसे आपका जो पैर होगा तो आप पैर से नाव को पीछे की तरफ पुश करोगे, तो आपका ये हुआ एक्शन। अब जो रिएक्शन लगाएगा, नाव लगाएगा, तो वो आपको आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन के चलते क्या होता है कि आप क्या आ जाते हो, किनारे आ जाते हो, और आपका नाव क्या होता है, धीरे धीरे पीछे चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हुए दो एग्जाम्पल हो गए आपके न्यूटन थर्ड लॉ के। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब एक आया अगला तुम्हारा टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, पहले जान लो मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को आप मोमेंटम बोलते हो। हमने ये पहले ही बताया था ये सब। ठीक है, जो तुम्हारा मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको पी से डिनोट करते हो आप। इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा, देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मोमेंटम है तो वही चीज इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज फर्क है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक चीज फर्क है, मोमेंटम neither created nor destroy if net external force on a combination of object is zero।
अगर अगर कोई तुमसे ये पूछे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताओ, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो उसका मोमेंटम जो होगा कंजर्व होगा। अब कंजर्व का मीनिंग क्या हुआ कि मोमेंटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, आप समझ गए हो। ये कब वैलिड होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पे जीरो होगा, ठीक है। तब उसी को लिख दिया गया है लैंग्वेज में टोटल इनिशियल मोमेंटम दैट इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब इसको अगर फॉर्मूला के बेसिस पे लिखोगे तो आप लिखोगे m1 u1, m1 का मतलब हुआ मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, u1 का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, प्लस m2 u2, m2 का मतलब हुआ मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, u2 का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये हुआ m1 v1, तो m1 का मतलब हुआ मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, v1 का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, प्लस m2 v2, m का मतलब हुआ m2 का मतलब हुआ मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, v2 का मतलब हुआ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो ये ओवरऑल इधर देखोगे तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम का सम दो बॉडी का, ये हो गया फाइनल मोमेंटम का सम दो बॉडी का। क्यों ऐसा? तो ऐसा इसलिए कि मोमेंटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब इनका कल हम लोग प्रूफ देखेंगे कि मोमेंटम कैसे कंजर्व है, ठीक है। और उसके बाद थ्योरी तुम्हारा खत्म होगा तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है।